आज हम इस वीडियो में पूरा बिहार अमीन प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे। और क्या क्या क्वेश्चन होंगे? 10 हिंदी का क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी आप बिहार अमीन का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। और क्या क्या पूछा जाएगा? जीके, जीएस और करेंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चन मिला करके, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में पूरा 50 क्वेश्चन कवर करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये जो बुक हमने लिए हैं वो किरण पब्लिकेशन का है, जो कि विगत वर्ष में पूछे हुए प्रश्न है। और इससे ये आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कराएंगे। आपके पास अगर किरण पब्लिकेशन का बुक है तो आप वहाँ पे बुक को ऑन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और यहाँ पे परफेक्ट रिवीजन आपको दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हिंदी का। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब, और यहाँ पे है खाली स्थान हो गए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। ऑप्शन गिवन है शर्मिंदा, निरुत्तर, निरंतर और निरादर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह बनाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को जो सेंटेंस कह रहा है उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका। सब क्या हो गए? जब कोई नहीं दे सका तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन गिवन है उसमें कौन सा ऑप्शन एक ऐसा है जो उसमें सटीक बैठता हो। शर्मिंदा, क्या हो सकता है कि सभी लोग शर्मिंदा हो गए इसलिए उसके उत्तर नहीं दे सके। निरंतर, निरंतर ये तो बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठ रहा। निरादर, ये भी नहीं। निरुत्तर इसका सटीक आंसर है और इसका करेक्ट उत्तर है और ये सही सेंटेंस बनेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद का उत्तर कोई न दे सका, सब निरुत्तर हो गए, यानी कि कोई उत्तर नहीं दे सका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोग आजीवन टटूट की तरह जुड़े रहते हैं। टटूट शब्द का बहुवचन बताओ। तो टटूट शब्द का बहुवचन पूछा है, तो टटूट शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन में गिवन है, क्या होगा आप लोग भी बताइए। तो टटूट शब्द का बहुवचन जो होगा टटूटुओ होगा। क्या होगा? टटूटुओ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन गिवन है घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना, मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना। जैसे कि आप सबको पता है, कई बार लोग मतलब बोलचाल में बोल देते हैं आटे दाल का भाव मालूम होना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका सही उत्तर है कष्ट का अनुभव होना। जैसे कि इस महंगाई में जब तुम बाहर जाओगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कष्ट का अनुभव होगा, यानी महंगाई बढ़ेगी तो आपको जाहिर सी बात है कि कष्ट का अनुभव होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आटे दाल का भाव आपको पता चल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो अलंकार आप पढ़िएगा तो इसके मुख्य भेद होते हैं, 2 प्रकार के अलंकार होता है, जो कि इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। साथ में ये भी जान लीजिए कि 2 कौन कौन होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रकार के अलंकार होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट है, स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। क्या यह सही है? स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव रूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो कह रहा है कि स्वभाव के प्रतिकूल, यानी कि आपके जो स्वभाव है उसका विपरीत करना चाहिए, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा है स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ये सही लग रहा है, ये सही है।
क्योंकि जो स्वभाव है उसके अनुकूल ही कार्य को करना चाहिए। थर्ड, यहाँ पे स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुरूप, ये यहाँ पे गलत लग रहा है, इससे ये भी थोड़ा सही लग रहा है लेकिन इससे बेटर ये ऑप्शन लग रहा है। स्वभाव रूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ये भी सेंटेंस गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उन्नति। उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए, यानी कि उल्टा पूछ रहा है। उन्नति का क्या होगा? प्रोन्नति तो होगा नहीं, पतन भी नहीं होगा, असफल नहीं होगा, ये नेगेटिव चीज़ है, यानी कि उल्टा है किसी न किसी का, जैसे कि असफल यानी सफल का है विलोम शब्द। और उसके बाद पतन, यानी कि पतन का क्या होगा? उत्थान होगा, और असफल का सफल हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे उन्नति का क्या होगा? अवनति। क्या होगा? अवनति। तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए, यानी कि काल को पहचानना है कि कौन सा काल है। ऑप्शन 4 गिवन है, समान भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन सेंटेंस को आप देखिए ध्यान से। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएगा, ये भविष्य की बात कह रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन में तो गड़बड़ है, भविष्य के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन में गिवन है। अब कौन होगा इसका सही उत्तर? तो यदि इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप जान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ मैं लिख करके। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे फ्यूचर यानी भविष्य जो है वो यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। एक होता है संभाव्य भविष्य, एक होता है समान भविष्य। अब इसमें डिफरेंट क्या है, कौन सा कब होगा? तो बता दें आपको, जो यहाँ पे संभाव्य भविष्य है उसमें शायद मैं पढ़ूंगा, शायद, जैसे शायद का चीज़ आ गया तो यहाँ संभाव्य भविष्य में हो जाएगा। और समान भविष्य में क्या हो जाएगा कि मैं पढ़ूंगा, जैसे समान एग्जाम्पल के तौर पर मैं पढ़ूंगा, तो ये समान भविष्य का आ जाएगा सेंटेंस। और संभाव्य भविष्य में जो है कि शायद का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे कि शायद मैं पढ़ूंगा, ये कही जा रही है पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा इसका नहीं पता है, कंफर्मेशन नहीं है। अब मैं पढ़ूंगा इसका कंफर्मेशन है, तो ये इसमें आ जाएगा, और शायद लग जाएगा तो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे कदाचित शायद का ही साइन यहाँ पे इंडिकेट है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएगा, तो ये कौन सा भविष्य में आ जाएगा? संभाव्य भविष्य में आ जाएगा। जिसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप सब बता सकते हैं। अब जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है हमारा, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली जो है स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है 4 ऑप्शन। तो इसका जो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है वो बिलाई होता है, बिलाओ। जिसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? जो शब्द दिए गए हैं वो कौन सा गुणवाचन को पूछा है। यहाँ पे गुणवाचन विशेषण के प्रकार है, तो जो गुणवाचन विशेषण के प्रकार है वो गुणबोधक है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन गिवन है अम्मी, कानन, अनल, बाजी। तो बाजी जो होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। बाजी जो होता है ये घोड़ा का समानार्थी शब्द होता है। किसका? घोड़ा का। और अनल की बात करें तो अनल किसका समानार्थिक शब्द हो जाएगा? अनल जो है आग का समानार्थी शब्द हो जाएगा अनल। अनल जो है आग का समानार्थी शब्द है। और बचा यहाँ पे अमी और कानन। अमी जो है अमृत का समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द। और यहाँ पे बचा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कानन। यानी विपिन शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कानन। अब यहाँ पे हम बता दें कि जो विपिन शब्द का कानन इसका समानार्थी शब्द है, इसका और भी समानार्थी शब्द होता है। जंगल होता है, वन होता है और कांतर होता है। लिख देते हैं हम यहाँ पे। जो यहाँ पे विपिन शब्द का समानार्थी शब्द होता है वो कानन होता है, एक जंगल होता है, वन होता है और कांतर होता है।
इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन पे चलते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियाँ हैं? किस देश में तो जो ये 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियाँ हैं वो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बता दें यहाँ पे कि किसकी किसकी राजधानियाँ हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रिटोरिया की राजधानी जो है वो प्रशासनिक है, और उसके बाद केप टाउन की राजधानी विधायी है, और यहाँ पे न्यायिक है। न्यायिक एक राजधानी है जो किसकी राजधानी है? ब्लोम फाउंटेन की राजधानी है न्यायिक। और ये सारे जो यहाँ पे राजधानियाँ हैं वो किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो ऑप्शन 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है यहाँ पे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन गिवन है, खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सूर्य का मंदिर कोणार्क कहाँ है? ये उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका के शैल आश्रम मध्य प्रदेश में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। अब यहाँ पे बता दें, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के पुरी नामक शहर में स्थित है। कहाँ? पुरी नामक शहर में और उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईस्वी पूर्व में गंग वंश के राजा, कौन? गंग वंश के राजा, इनका नाम था गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। ये राजा थे। कब बनाया गया था? 1236 से 1264 ईसा पूर्व में गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। और ये किस चीज़ से बना था? लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर से। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जो सूर्य का मंदिर है, सूर्य मंदिर कोणार्क पुरी उड़ीसा में, वो धरोहर के रूप में कब इसको मान्यता मिली? 1984 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था, और ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कहाँ से शुरू किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और हम इससे रिलेटेड जान लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की बैठक हुई थी वो हुआ था 8 अगस्त को बैठक हुई थी, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस से अधिवेशन से यहाँ शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था 9 अगस्त 1942 को, और कम्युनिटी का बैठक हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको ध्यान रखना। और इसी समय जो है गांधी जी ने एक नारा भी दिए थे, करो या मरो का। किसका? करो या मरो का यहाँ पे आराधना भी किए थे। कौन? महात्मा गांधी जी ने। अब नेक्स्ट प्रश्न को बात कर लेते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है 1939 को आप लोग बताइए। 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था, और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है, 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। 1857 से विद्रोह के दौरान
कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो गया में स्थित है, बिहार के गया जिला में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी, इसको ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी के किनारे गया जो है स्थित है। उसके बाद जो है कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ इसका निर्माण करवाया था विष्णुपद मंदिर का। और ये फल्गु नदी किनारे गया जो है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है मुंडा का लोक नृत्य है। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो मुंडा है वो झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो 1902 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम बता दें कि ये जो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और एक हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब 1975 में देश में आपात स्थिति थी, आपातकाल लगा था, उस समय का सरकार किनकी सरकार थी? इंदिरा गांधी का दौर था जब आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। तब इन्होंने सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। कौन? लोकनायक जयप्रकाश जी। और इनका जन्म जो है 1902 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है गद्दर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गद्दर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक इसका था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम बात कर ले कि सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका के थे और लाला हरदयाल, एक सैन फ्रांसिस्को और लाला हरदयाल और परमानंद और एक काशीराम, ये सब जो थे मिलकर के 1913 ईस्वी में, कब? 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। गद्दर पार्टी के जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गद्दर पार्टी का स्थापना की थी इन्होंने। गद्दर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था। कौन कौन गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे? तो एक थे सैन फ्रांसिस्को और एक लाला हरदयाल, जो अभी यहाँ पे गद्दर आंदोलन का संस्थापक भी रहे हैं, लाला हरदयाल, और परमानंद और काशीराम, ये सब मिलकर के 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी का स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा दीवान ए खास, क्या दीवान ए खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि दीवान ए खास है क्या। तो ये एक निजी दर्शकों का हॉल था। क्या था? निजी दर्शकों का हॉल, जो कि दिल्ली के लाल किले में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन लाल किला परिसर हो जाएगा। और ये जो है यह एक शानदार विशेष कक्ष था जिसमें कि मुगल काल का ये बात है, मुगल साम्राज्य राजकीय मेहमानों और कुछ खास दरबारियों के साथ निजी बैठक किया करते थे, बैठक का आयोजन किया करते थे। किसमें? दीवान ए खास में, जो कि एक हॉल है। और ये जो हॉल है वो दिल्ली के लाल किला में स्थित है। और इसमें जो मुगल सम्राट जो राजकीय मेहमानों और कुछ खास दरबारियों के साथ निजी बैठक का आयोजन किया करते थे। दीवान ए खास के केंद्र में मयूर सिंहासन था। उसमें एक सिंहासन था जहाँ पर शाहजहाँ जो थे वो विराजमान होकर के बैठक को आयोजन करते थे, यानी सभी मिलकर वहाँ पे बैठते थे, मेहमान और दरबारी, और वहाँ पे बैठक का आयोजन होता था। वहाँ पे एक कुर्सी भी था
जो शाहजहाँ का वहाँ पे बैठने का वो जगह था। और यह इसको शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। दीवान ए खास को शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं।